नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज भारत पर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनूप त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है अपने जन्मदिन के ठीक अगले दिन, यानी कि 16 जनवरी को। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा। लखनऊ, दिल्ली सहित सभी पार्टी मुख्यालयों पर अलग-अलग तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में होगा। और इस आयोजन के अगले दिन बसपा प्रमुख ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है, जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। और मायावती की कोशिश है कि इस बैठक के जरिए 2027 की तैयारी तेजी से शुरू की जाए। खास बात यह है कि इस बैठक में फोकस होगा कि संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हों, संयोजक हों, कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी हैं, उनको उनको ये नसीहत दी जाए कि आपको पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर फोकस करना है, उनको जोड़ना है, उनको पार्टी में पद देना है और उसके साथ-साथ नए सदस्यों को भी बनाना है, जिससे कि 2027 की राह आसान हो सके। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो है तुराबी जी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब मायावती में कितना दम बचा है और 2027 में क्या कुछ दमखम के साथ वो उतर पाएँगी। जिस तरह की तैयारी मायावती अब करती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसी बैठकें पहले भी तमाम हो चुकी हैं मायावती की। तमाम निर्देश, तमाम आदेश वो पारित करती रही हैं, लेकिन उनका ज़मीन पर असर कितना होता है और उनका चुनाव रिज़ल्ट जब आता है, तो उसमें उनका असर कितना दिखता है, ये ख़ास बात होती है। तो अभी नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज हम नमस्कार। मायावती जी पे चर्चा कर रहे हैं। 16 तारीख को उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है जन्मदिन के अगले दिन। इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बैठक तो उनकी हर साल होती है और जन्मदिन उनका जिस तरीके से मनाया जाता है हर साल, इस बार उन्होंने कहा कि हर जिला मुख्यालय पे जो है उनका जन्मदिन जो है मनाया जाए और लोगों को ये बताया जाए, खास तौर से दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, उनको ये बताया जाए कि किस तरीके से उनकी सरकार यानी कि मायावती सरकार जो 2007 से लेके 12 तक थी और उससे पहले वो सॉरी उससे पहले जो समय के लिए वो मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने उन तमाम वर्गों के लिए क्या-क्या काम किया, ये बात बताने के लिए जो है उनके जो भी मंडल और ज़िलों पे जो भी उसके उनके मुख्य अतिथि रहेंगे, वो उन बातों को बताएँगे कि मायावती बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने उन वर्गों के लिए क्या-क्या किया। तो ये एक एक तरीके की देखिए तो 2027 का बिगुल उन्होंने अभी इसी साल से बजा दिया, 2025 से ही। और ये कहा जा सकता है कि 70 की उम्र में सत्ता की चाह अभी भी उनके अंदर बरकरार है। अब बरकरार भी क्यों ना हो, क्योंकि अनूप जी देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है धीरे-धीरे उसका ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से अभी जो उपचुनाव हुए थे, कई जगह उनके जो कैंडिडेट थे वो दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। तो इससे ये कहा जा सकता है कि बसपा अगर जो है दमखम अपना नहीं दिखाएगी तो वो जो जो दलितों के जो परिदृश्य है, जो दलित राजनीति के परिदृश्य से धीरे-धीरे वो विलुप्त होती जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। और इसी कड़ी में आकाश आनंद जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है अपने भतीजे को, उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए और उनको फ्री हैंड भी देना चाहिए कि ताकि वो, क्योंकि वो भी एक युवा हैं, नए नवेले हैं, नए सोच के साथ वो भी राजनीति में आए हैं और चंद्रशेखर भी नए हैं। तो चंद्रशेखर की जो जो सोच है, जिस तरीके से वो काम करने की इच्छा रखते हैं, अपने समाज के लिए जो करना चाहते हैं, तो आकाश आनंद को भी इस तरीके का मौका मिलना चाहिए और वो पूरी तरीके से चुनाव को 2027 को अगर अभी से वो होल्ड करते हैं और अ, अपने समाज में जो बात है, जो चीज़ें पहुँचाना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, अगर अभी से मैसेजिंग सही तरीके से अगर बसपा कर ले गई,
तो कोई डाउट नहीं है कि वो एक ज़माने में 29-30% वोट जो पाने वाली पार्टी अब 7-8% पे आके सिमट गई है। तो वो अपना वोट कम से कम जो 21% दलित वोट है वो और प्लस जो ओबीसी के बहुत से जो बिरादरी हैं जहाँ पे उनका काफ़ी अच्छी पकड़ थी पार्टी की, तो उन वोटों को और अल्पसंख्यक वोटों को अगर वो वापस लाने में सफल रही, तो जिस तरीके से 2007 में उन्होंने जो एक कम्युनिशन जातीय समीकरण का बनाया था उस तरीके से एक बार फिर सफल हो सकती हैं। कोई राजनीति किसी की बपौती नहीं है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर समीकरण सही रहा और जिस तरीके से ये बयानबाजी तक ही सीमित न रह जाए, अगर वो धरातल पे ये चीज़ें उतरती हैं, तो नो डाउट बसपा एक उसका कैडर अभी भी काफ़ी मजबूत है और अपने कैडर का इस्तेमाल करके उसको उसमें नई ऊर्जा फूँक के अगर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है तो वो उसको सफलता मिल सकती है। सफलता न उ उस लेवल की ना भी मिले, लेकिन कम से कम जो भाजपा और समाजवादी पार्टी और तमाम और जो दल हैं, उनको उनका समीकरण तो बिल्कुल पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। बिल्कुल। तो राबी जी अब बीजेपी की बात हम बाद में करेंगे। पहले बसपा की बात करें। मायावती के सामने अब करो या मरो की स्थिति है। 8% वो वोट शेयर उनका बचा है पिछले चुनाव में। अब अगर 27 चुनाव तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी। और जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, पहला सवाल उनको फ्री हैंड क्यों नहीं कर रही हैं, पहला ये। और दूसरा ये कि ये आमतौर पर समाज में पॉलिटिक्स में धारणा बनी है कि मायावती दबाव में चल रही हैं बीजेपी के। उनके ऊपर तमाम मामले चल रहे हैं, इसलिए वो दबाव में है। बीजेपी जैसा कहती है वैसा वो करती हैं, बी टीम के रूप में काम करती हैं। तो अब बीजेपी के सामने भी मुश्किल है कि मायावती का दलित वोट वोट या पिछड़ा वोट या अल्पसंख्यक वोट जो भी उन्हें मिला, उन्होंने पहले तो लिया, लेकिन अब वो बीजेपी से भी छिटक रहा है। तो अब बीजेपी भी चाहेगी कि हमसे वापस होके मायावती के पास ही चला जाए, लेकिन कांग्रेस सपा के पास ना जाए। तो 27 में कितने चांस हैं? नहीं, जो अभी आपने समीकरण बताया है बिल्कुल इस निसंदेह ये बहुत ज़रूरी होगा। अगर बीजेपी के पास वोट नहीं जा रहा है, तो कम से कम बीजेपी के विरोध में वो वोट ना पड़े और अगर वो तीसरी जगह कहीं जा रहा है, तो वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मायावती का मजबूत होना ना केवल बीजेपी के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन वो दलित राजनीति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से दलित राजनीति में पिछले 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, वो बिना चुनाव लड़े महाराष्ट्र में वो सरकार में एक मंत्री बनाए बनाए जाते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, उनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तो अगर पार्टी मजबूत नहीं होगी, उसका कैडर नहीं होगा, उसके लोगों को समायोजित नहीं किया जाएगा, तो धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा और यही वजह थी कि जो लोकसभा चुनाव में जो बहुत बसपा का अच्छा खासा वोट जो है, वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जो गया और कई सीटें बीजेपी को बहुत तगड़ा मुँह की खानी पड़ी और एक अल्पमत की सरकार जो है वहाँ पे केंद्र में बनानी पड़ी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश चूँकि जो पिछला जो चुनाव था उपचुनाव, तो वो तो ख़ैर उपचुनाव एक छोटा चुनाव होता है और ज़्यादातर यही माना जाता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, उसका कहीं न कहीं दबाव, दखल कहीं न कहीं वो भारी पड़ता है उपचुनाव में। तो जब फुल-फ्लेज चुनाव होगा 2027 में आम चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, तो तब जो है कोई इतना दबाव नहीं होगा और फिर ये जो वोट है जो कि हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, इन वोटों का अगर अ, बिखराव हुआ, तो बीजेपी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अगर ये एकमुश्त कहीं भी गया, तो वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बीजेपी का भी ये यही कोशिश होगी कि जो वोट उनके पास नहीं आ रहा है, वो कहीं ऐसी जगह जाए कि जहाँ से उनको नुकसान ना हो, बल्कि उनको
अगर उनको उसका फायदा नहीं हो पा रहा है तो दूसरे उसके अपोजिट पार्टी को उसका फायदा ना मिले, इस तरीके से लोकसभा चुनाव में। मतलब ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अब मायावती के सामने आखिरी मौका है अपनी पार्टी को उबारने का, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने का 2027 में। वो अपनी पूरी ताकत लगा लें और बीजेपी से भी निवेदन कर लें कि हमें थोड़ा लड़ने दिया जाए, हमें मौका दिया जाए, हमारी पार्टी आगे बढ़े, हम आप जैसे भी हो सकता है मदद करेंगे। तो आखिरी मौका मान सकते हैं कि ये बसपा के सामने और मायावती के पास है। लेकिन आकाश आनंद को फिर हमारा सवाल है छोटा सा, आकाश आनंद को आगे क्यों नहीं, फ्री हैंड क्यों नहीं कर रही मायावती, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी बसपा के सामने अभी भी जो है कई ऑप्शंस हैं और जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन में काफी खटपट चल रही है, तो एक ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अखिलेश और राहुल का गठबंधन या कांग्रेस और सपा का गठबंधन बाकी रहेगा कि नहीं। अगर ये बाकी नहीं रहेगा तो कांग्रेस और बसपा एक बहुत बेहतरीन गठबंधन उत्तर प्रदेश में साबित हो सकता है अगर वो दोनों मिलकर चुनाव लड़े। या अगर इंडिया गठबंधन ऐसे ही रहा तो मायावती के लिए गुंजाइश जो है बीजेपी में भी हो सकती है कि बीजेपी उनको इतनी सीटें दे दे कि ताकि वो जो है मान जाए साथ में चुनाव लड़ने के लिए और उनके भी 30-40 विधायक जीत के चले आए। तो जो पार्टी अभी शून्य पे है बीजेपी के साथ अगर अलायंस करती है तो वो जो है उनके अच्छे खासे जो है विधायक जीत सकते हैं और जो दलित वोटों का जो बिखराव है वो पूरी तरीके से मायावती के बीजेपी के साथ आने से वो बीजेपी में भी जाएगा और मायावती को भी वोट मिल सकता है क्योंकि तो वहां पे भी एक मैसेजिंग हो सकती है कि भाई हम जो गठबंधन हो रहा है वो सत्ता के नजदीक तक जाने के लिए हो सकता है। तो जो उनका समझदार वोटर है वो जरूर अ, ना केवल उनको वोट करेगा बल्कि वो जिस जिस पार्टी के साथ रहेंगे उस पार्टी को भी वो वोट करेगा। तो इससे बीजेपी और बसपा दोनों का फायदा हो सकता है। और जो दूसरा जो समीकरण जो हमने आपको बताया कि कांग्रेस के साथ भी वो एक ऑप्शन है कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन टूटता है जिस तरीके से अभी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बात ना करके अब यूपीए की बात कर रहे हैं तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि अपने पुराने जो यूपीए के जो साथी हैं उनको छोड़ के उनको लेके साथ में जो है बीजेपी नहीं और जाने तमाम देगी, जो ऐसे लोग जी, बीजेपी जाने नहीं देगी बहन जी को। हाँ तो ये यही चीज है कि बीजेपी के साथ सबसे अच्छा अलायंस की सबसे अच्छी जो सिचुएशन रहेगी वो बीजेपी के साथ बसपा की हो सकती है अगले 2027 के चुनाव में क्योंकि अभी जिस तरीके से पार्टी बिल्कुल निम्न स्तर पे अपने पहुंच गई है वहां से वो सत्ता तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। और मुझे लगता है कि अ, अ, बसपा को बीजेपी की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि जिस जहां पे वो अपने आप को जो है जो है छोटा करके और जो है सत्ता तक पहुंच गई चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो और तमाम अ, जो प्रदेश हो वहां पे वो पहले वो सहायक के रूप में थी और फिर बाद में वो सत्ता। तो बीजेपी का ही जो स्ट्रेटजी बसपा को अपनाना चाहिए अभी बीजेपी के साथ अगर वो अलायंस में जाती है तो उसको मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला बिल्कुल सही बात, मायावती के सामने मौका है और बीजेपी को भी जरूरत है मायावती जैसे साथी की। तो उम्मीदें हैं, देखना होगा कि मायावती अपनी पार्टी को कितनी ताकत दे पाती हैं 2027 तक और आगे क्या होता है। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। तो राबी जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय दिया और हमारे कार्यक्रम में जुड़े। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार जो है तुरावी जी, उन्होंने तमाम सारी संभावनाएं क्या है बसपा प्रमुख मायावती के सामने वो उन्होंने रखी और इसके साथ ही बसपा की आगे की रणनीति क्या हो सकती है ये भी उन्होंने बताया। देखना होगा कि अपने जन्मदिन के अगले दिन मायावती जब बैठक करती हैं लखनऊ में तो क्या कोई बड़ा ऐलान बसपा मुखिया के मुंह से सुनाई देता है, ये देखना बेहद खास होगा। खैर, इस चर्चा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।